हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं, जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर इंडिया में इलेक्ट्रिकल मशीन्स का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बिना इंडक्शन मोटर को पढ़े हुए बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स की रेंज डिफरेंट है। एसी मोटर्स के तहत आती है, एसिंक्रोनस मोटर है, मतलब सिंक्रोनस स्पीड के बराबर इसका रोटर रोटेट नहीं होता, इसलिए इसे एसिंक्रोनस मोटर भी कहा जाता है। तो डीसी मोटर्स एक कैटेगरी होती है, एक एसी मोटर्स होती है, और एसी मोटर्स में भी सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ऐसी कैटेगरी होती है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में बीटेक में सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में इलेक्ट्रिकल मशीन्स जो पढ़ाया जाता है उसमें इंडक्शन मोटर है। और जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट की या किसी और टेक्निकल इंटरव्यू की या किसी और एग्ज़ाम्स की, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वगैरह एग्ज़ाम्स की, तो वहाँ पर भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं प्रॉब्लम सॉल्व करवा रही हूँ, जिसमें मैं ब्लॉक रोटर टेस्ट और नो लोड टेस्ट के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती वो डिस्कशन कर रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ब्लॉक रोटर टेस्ट थॉरली समझाया था, और ब्लॉक रोटर टेस्ट के इवैल्यूएशंस पर डिपेंडेंट होता है नो लोड टेस्ट के भी इवैल्यूएशंस। दोनों को रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है, ये कहना चाहिए। रीज़न इसका जो है वो सिंपली ये है कि इक्विवेलेंट सर्किट में हम शंट ब्रांच को शिफ्ट नहीं कर सकते टुवर्ड्स इनपुट। यही एक बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से इंडक्शन मोटर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो इजी है थोड़ा, इसी वहाँ की नो लोड टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से जो रीडिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड आती है वो इंटरलिंक नहीं है। मतलब नो लोड टेस्ट के इवैल्यूएशंस नो लोड टेस्ट से पूरी तरह से आ जाते हैं, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के इवैल्यूएशन शॉर्ट सर्किट टेस्ट से आ जाते हैं। यहाँ पर नो लोड टेस्ट के इवैल्यूएशंस कुछ डिपेंडेंट है ब्लॉक रोटर टेस्ट मतलब शॉर्ट सर्किट टेस्ट के इवैल्यूएशंस पर। तो रीज़न उसका जैसा अभी मैंने बताया, शंट ब्रांच इनपुट की तरफ शिफ्ट नहीं हो सकती, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन करंट इंडक्शन मोटर में बहुत बड़ा होता है, 30 to 40% ऑफ फुल लोड करंट होता है। वही ट्रांसफार्मर में जो नो लोड करंट होता है या मैग्नेटाइजेशन करंट होता है वो मात्र 2 to 5% होता है ऑफ फुल लोड करंट। तो वहाँ पर इक्विवेलेंट सर्किट में अप्रोक्सीमेशन शंट ब्रांच के शिफ्टिंग का पॉसिबल है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में शंट ब्रांच के शिफ्टिंग का अप्रोक्सीमेशन नहीं पॉसिबल, इसलिए ब्लॉक रोटर टेस्ट के इवैल्यूएशंस के बाद नो लोड टेस्ट के इवैल्यूएशंस पूरी तरह से फाइंड आउट होते हैं। तो चलिए मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेती हूँ। The following test data applied to a 5.6 kilowatt 3-phase 220 volts 19 ampere 60 hertz 4-pole induction motor with a double squirrel cage rotor of the high starting torque and low starting current which is type class C। ये जिस टाइप की मोटर इन्होंने ली है वो 4 पोल की है, 60 हर्ट्ज पे काम कर रही है। करंट जो है वो 19 एम्पियर्स का इनपुटिंग है, लाइन टू लाइन वोल्टेज 220 वोल्ट्स का है। मोटर की कैपेसिटी जो है वो 5.6 किलोवाट्स की है, आउटपुट मतलब 3 फेज है, 4 पोल की है। और ये कैटेगरी जो है जो डिफाइन हो रही है डबल स्क्विरल केज रोटर ऑफ द हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड लो स्टार्टिंग करंट, ये कैटेगरी सी कैटेगरी होती है। ये मैंने यहाँ पर कैटेगरी अभी किस टाइप की वो नहीं लिखा, ABCD क्लास मैंने बता दिया है, और उस क्लास में X1 और X2 का इवैल्यूएशन 50-50% पे A क्लास में होता है, B क्लास में 40-60, C क्लास में 30-70 से, D क्लास में 50-50, E क्लास में भी 50-50। अब ये क्लासेस कैसे वैरी करती वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगी, जब मैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को टोटली सेपरेट आउट कर दूंगी। सारी बातें जब मैं डिस्कस कर दूंगी तब मैं ये क्लास आपको या ये क्लासिफिकेशन आपको मैं समझाऊंगी। पर हाँ, लास्ट वीडियो में मैंने ब्लॉक रोटर टेस्ट में आपको बताया था कि X1 X2 की वैल्यू जो होती है वो XBL पर डिपेंडेंट होती है, मतलब ब्लॉक रोटर टेस्ट से आए हुए रिएक्टेंस पर डिपेंडेंट होती है। वो रिएक्टेंस का XBL ब्लॉक रोटर टेस्ट से इवैल्यूएट हुआ जो X होता है रिएक्टेंस, वो 50-50% लेना है कि 40-60% लेना है कि 30-70 लेना है, ये डिपेंडेंट होता है किस क्लास की मोटर के लिए हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं या इवैल्यूएशंस कर रहे हैं। तो चलिए, मैं इन्होंने क्लास सी कहा है तो मैं ये वाला
वेरिएशन उठाऊंगी। अब इन्होंने जो टेस्ट डेटा दिया है वो टेस्ट 1 नो लोड टेस्ट है जो 60 हर्ट्ज पे ये कंडक्ट करवा रहे हैं। अप्लाइड वोल्टेज जो है वो 219 वोल्ट्स है और नेचुरली ये लाइन टू लाइन वोल्टेज है। नो लोड करंट जो है वो 5.7 एम्पियर्स का है। पावर जो है वो नो लोड पावर जो है वो 380 वॉट्स की है, मतलब आपके W1 W2 का टोटल सम 380 वॉट्स है। लाइन करंट और फेस करंट सेम है क्योंकि हम स्टार कनेक्टेड मानकर चल रहे हैं। मैं आगे यूज़ कर रही हूँ जैसे फेज ऑफ स्टार कनेक्टेड मोटर कंसिडर हो रही है यहाँ पर। और टेस्ट 2 जो है वो ब्लॉक रोटर टेस्ट परफॉर्म हो रही, 15 हर्ट्ज पर परफॉर्म हो रही। मैंने आपको रीज़न बताया था कि ब्लॉक रोटर टेस्ट हमेशा लो फ्रिक्वेंसी पर, मतलब 25% ऑफ द सप्लाई फ्रिक्वेंसी, मतलब 60 हर्ट्ज का 25% 15 हर्ट्ज होता है, तो 15 हर्ट्ज पे और 25% वोल्टेज पर परफॉर्म होती है। रीज़न मैंने V/F रेशो कांस्टेंट रखने का भी आपको बताया था, और ये V/F क्यों कांस्टेंट रखते हैं इसका डिटेल वीडियो मैं आपसे बात करूँगी, बाद में पब्लिश करूँगी उस वीडियो को भी। उस टाइम ब्लॉक रोटर टेस्ट में भी मैंने कहा था V/F कांस्टेंट रेशियो रखा जाता है, पर V को अगर 25% रखा है रेटेड का तो फ्रीक्वेंसी को भी 25% रेटेड का रखते हैं, तो V/F कांस्टेंट रहता है जिसकी वजह से फ्लक्स कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर ये वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने 25%, पर ये लाइन टू लाइन वोल्टेज है। अगर मैं इसको फेज वोल्टेज में कन्वर्ट करूँ तो 26.5 डिवाइडेड बाय √3 मुझे लेना पड़ेगा। ये ब्लॉक रोटर टेस्ट का करंट है जो इनपुटिंग हो रही है, और ये फुल लोड करंट है क्योंकि ब्लॉक रोटर टेस्ट में हमको फुल लोड कॉपर लॉसेस निकालने, स्टेटर में होने वाले और रोटर में होने वाले। तो ये है टेस्ट 3 जो परफॉर्म किया हुआ है वो डीसी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए किया हुआ है। पर स्टेटर फेज मेजर्ड जो रेजिस्टेंस है, और इमीडिएटली आफ्टर टेस्ट 2, इस टेस्ट 2 के बाद जो रेजिस्टेंस मेजर आउट हो रहा है वो 0.262 ओम्स पर फेज है। अब मैं क्यों इमीडिएटली आफ्टर दिस टेस्ट बोल रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में, वो इसलिए बेटा कि जब फुल लोड लॉसेस होते हैं, कॉपर लॉसेस होते हैं, तो डिवाइस या आपका इक्विपमेंट या इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन डिवाइस, इंडक्शन मोटर गर्म हो जाती है। फुल लोड कॉपर लॉसेस के बाद गर्म होने पर किसी भी मटेरियल के रेजिस्टेंस में डिफरेंस आता है। तो हमने ये टेस्ट परफॉर्म की, और ये टेस्ट परफॉर्म करने पर टेम्परेचर राइज हो चुका है इंडक्शन मोटर का, और टेम्परेचर राइज हो चुका है तो उस टेम्परेचर राइज पर स्टेटर का पर फेज का रेजिस्टेंस कितना है वो हमने कैलकुलेट किया, क्योंकि ऑपरेटिंग कंडीशन में स्टेटर साइड का रेजिस्टेंस इतना ही इंपोज होगा क्योंकि मोटर गर्म हो चुकी होगी रनिंग कंडीशन में। सो दिस इज वेरी करेक्ट टू कंसिडर दिस रेजिस्टेंस एंड शुड बी इवेल्युएटेड एट दैट टेम्परेचर। उस टेम्परेचर पर इवेल्युएट होना बहुत ज़रूरी है डीसी रेजिस्टेंस स्टेटर वाइंडिंग का जिस पर मोटर ऑपरेट होती है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर कंसिडरेशन लिया है कि ये वो रेजिस्टेंस है जो इमीडिएटली सेकेंड टेस्ट परफॉर्म होने के बाद ये रेजिस्टेंस लिया है, मतलब फिजिबल कंडीशन जो प्रैक्टिकल कंडीशन है उस पर मेजर्ड ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पर मैंने सी क्लास की मोटर का 0.3% X1 XBL का होता है, 0.7 मतलब 70% X2 होता है XBL का, वो लिखा रहने दिया। बाकी A, B, D और E मोटर का भी मेरे काम का नहीं है तो वो मैंने हटा दिया है। मतलब अभी जो मैंने बताया कि रेजिस्टेंस जो होता है R1 रेजिस्टेंस, वो यहाँ पर मेजर कर रहे हैं हम मैक्सिमम टेम्परेचर राइज की केस में, मतलब मोटर में फुल लोड करंट बहने पर जो मैक्सिमम कॉपर लॉसेस होने चाहिए स्टेटर और रोटर में वो हो रहे हैं। मोटर मैक्सिमम अपना टेम्परेचर राइज कर चुकी है, और उन्हीं हालातों में हम स्टेटर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस पर फेज का मेजर करें जो कि हमें मिल रहा है 0.262। अब नो लोड कंडीशन की केस में हमें जो रीडिंग मिल रही है वोल्टेज की वोल्ट मीटर से, वो पर फेज की 219 डिवाइडेड बाय √3 एक्चुअली रीडिंग मिल रही है लाइन टू लाइन वोल्टेज की, हम उसको पर फेज पर ले रहे हैं। नो लोड करंट जो है स्टार कनेक्शन में चाहे फेज हो या लाइन हो वो 5.7 एम्पियर्स है, क्योंकि ये मोटर स्टार कनेक्टेड स्टेटर वाली है। और PNL जो मेजर हो रहा है दोनों वॉट मीटर की रीडिंग वो 380 वॉट्स हो रहा है। अब मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए और अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पर इक्विवेलेंट सर्किट नो लोड कंडीशन का बना लिया, ताकि मुझे ना बार बार ये ना बोलना पड़े कि पिछले वीडियो में या नो लोड टेस्ट वाले वीडियो में। तो यहाँ पर हम नो लोड पावर जो फीड हो रही है W1 + W2, आप सर्किट याद करिएगा, W1 + W2 वॉट मीटर की मदद से जो पावर फीड हो रही है
ये पर फेज़ की पावर जो फीड हो रही है वो हो जाएगी INL स्क्वायर इंटू ये पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस, इसको मैं RNL बोल रही हूँ। मतलब ये जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस होगा इस सर्किट का वो RNL उसका रियल पार्ट हो गया, XNL उसका रिएक्टिव पार्ट हो गया, ZNL इस कंप्लीट इक्विवेलेंट इम्पीडेंस की वैल्यू हो गई। तो जो पावर मेजर हो रही है दोनों वॉटमीटर की मदद से वो PNL मेजर हो रही है, और वो क्या मेजर आउट करके दे रहा है, इंक्लूड किए हुए फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस को, कोर लॉसेस स्टेटर में होने वाले और स्टेटर में होने वाले कॉपर लॉसेस को। अब इसको हम यहाँ पर निगलेक्ट नहीं कर सकते जैसा ट्रांसफार्मर में निगलेक्ट करते थे, क्योंकि नो लोड कंडीशन में भी ये जो आई नॉट करंट बह रहा है ये फुल लोड करंट का 30 to 40% है। मतलब यहाँ से बहने वाला करंट अकेला I1 नहीं है, INL जो है वो I नॉट के बराबर है और उसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो जिसकी उसकी वजह से यहाँ पर R1 में होने वाले कॉपर लॉसेस जो होंगे वो INL स्क्वायर R1 इतने होंगे, और ये पर फेज़ का है तो 3 फेज़ के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो स्टेटर कॉपर लॉसेस को मैं INL स्क्वायर R1 और उसका 3, क्योंकि तीनों फेजेस के लिए करना है तो स्टेटर में होने वाले कॉपर लॉसेस INL स्क्वायर इंटू R1 होगा और उसका 3 हो जाएगा। तो ये कॉपर लॉसेस है और R1 की वैल्यू हमारे पास है, INL की वैल्यू पता है, तो हम ये क्वांटिटी रखकर फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस और कोर लॉसेस का सम निकाल सकते हैं PNL माइनस ये सब्ट्रैक्ट करके। तो इस तरीके से आप PNL माइनस 3 इंटू INL स्क्वायर R1 कर रहे हैं, तो 3 इंटू 5.7 का 380 माइनस 3 इंटू 5.7 का स्क्वायर इंटू 0.262 कर रहे हैं, तो 354 वॉट्स आ रहा है। मतलब फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस और कोर लॉसेस का जो एडिशन आ रहा है वो 354 वॉट्स आ रहा है। अब इस सर्किट का मुझे इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकालना है जिसको मैं ZNL कह रही हूँ इन हालातों में। तो ZNL कैसे निकालूंगी, जो सप्लाई वोल्टेज पर फेज का है डिवाइडेड बाय पर फेज का जो करंट फीड हो रहा है इस टेस्ट कंडीशन में, तो इन दोनों का डिवीजन मुझे क्या दे देगा, ZNL दे देगा पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। तो ZNL जो हो जाएगा 290 डिवाइडेड बाय √3, ये फेज वोल्टेज हो गया इन, और डिवीजन में 5.7, तो ये कैलकुलेट होकर 22.2 ओम्स पर फेज स्टार स्टेटर वाइंडिंग का इम्पीडेंस हो गया पर फेज का। और ये इसका पर फेज का नो लोड कंडीशन का इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, मतलब इसका रियल पार्ट जो होगा, क्योंकि ZNL जो है वो RNL प्लस JXNL से रिप्रेजेंट होगा। इस ZNL का रियल पार्ट RNL है और XNL इसका रिएक्टिव पार्ट है। तो RNL निकालने का तरीका ये हो सकता है कि पावर, ये जो मैंने आपको लिख के बताया, PNL जो W1 प्लस W2 की रीडिंग है हमारे पास है भी 380 डिवाइडेड बाय 3 INL स्क्वायर करेंगे तो मुझे RNL मिल जाएगा। तो RNL इस तरीके से निकाल के 3.9 ओम्स पर फेज स्टेटर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस निकल रहा है। पर फेज स्टेटर वाइंडिंग का नहीं, इक्विवेलेंट सर्किट का रेजिस्टेंस निकल रहा है। RNL जो है वो इस सर्किट का रियल पार्ट है जो कि PNL डिवाइडेड बाय 3 INL स्क्वायर से निकल रहा है। अब XNL निकालूंगी तो √ZNL स्क्वायर माइनस RNL स्क्वायर करूंगी तो मुझे XNL मिल जाएगा। अब अभी हमारा इस सर्किट से R0 लगभग यही है बेटा, R0 की वैल्यू यही है, मैं नो लोड टेस्ट में समझा चुकी हूँ। X0 निकालने के लिए मुझे इसकी मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि X0 जो है वो यहाँ पर X0 X1 प्लस X0 जो है यहाँ पर हमें जो नो लोड टेस्ट समझाते टाइम मैंने बताया था आपको, ये है XNL इज इक्वल टू X0 प्लस X1 इतना होता है। तो अब X1 मुझे मिलेगा ब्लॉक रोटर टेस्ट से, तब मैं X0 की वैल्यू निकाल पाऊंगी, क्योंकि XNL की वैल्यू तो 21.8 निकल गई है, X1 की वैल्यू ब्लॉक रोटर टेस्ट से मिलेगी, तो मैं X0 की वैल्यू XNL माइनस X1 करके निकाल सकती हूँ। अब मैं ब्लॉक रोटर टेस्ट ये कितने हर्ट्ज पे परफॉर्म कर रहे हैं, हम 25% ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो मुझे ब्लॉक रोटर टेस्ट की जो रीडिंग्स मिली है, वोल्टेज लाइन टू लाइन वाला करंट, लाइन करंट या फेस करंट बोलो या पावर, दोनों वॉटमीटर की रीडिंग्स का एडिशन जो है वो स्टेटर और कॉपर लॉसेस, स्टेटर और रोटर के कॉपर लॉसेस हो रहे हैं फुल लोड कंडीशन में, वो मिल रहा है। तो इन सारी मीटर रीडिंग्स को यूज़ करके मैं ZBL डैश RBL डैश और फिर उसके बाद मैं XBL डैश निकाल पाऊंगी। पर ये सब इवैल्यूएट हो रहा है 15 हर्ट्ज पर, और ये सारी चीज़ें इवैल्यूएट, मतलब ये इवैल्यूएट हो रहा है 60 हर्ट्ज पर, ये इवैल्यूएट हो रहा है 60 हर्ट्ज पर, और ये भी इवैल्यूएट हो रहा है 60 हर्ट्ज पर।
तो जब मैं ये वाले सर्किट को कनेक्ट करूँगी तो ये भी 60 हर्ट्ज़ का मान के चल रही है और ये भी 60 हर्ट्ज़ का, क्योंकि जब इक्विवेलेंट सर्किट हमने इवैल्यूएट किया था तो हमने रोटर के इक्विवेलेंट सर्किट को हमने 60 हर्ट्ज़ पर एफ फ्रिक्वेंसी पर ट्रांसफॉर्म कर लिया था। तो ये पूरा सर्किट हमारा 60 हर्ट्ज़ वाला है, ये पूरा सर्किट हमारा 60 हर्ट्ज़ वाला है। पर ब्लॉक रोटर टेस्ट मुझे रीडिंग्स किस पर दे रहा है, 15 हर्ट्ज़ पर, इसलिए मैंने ये वर्टिकल बार के बाद 15 लिखा है। मतलब ZBL डैश मुझे 15 हर्ट्ज़ पे मिल रहा है, RBL डैश मुझे 15 हर्ट्ज़ पे मिल रहा है और XBL डैश मुझे 15 हर्ट्ज़ पे मिल रहा है। अब बाद में मैं इसे ट्रांसफॉर्म करूंगी 60 हर्ट्ज़ पर, तब वो वैल्यूज़ रिलेट करेंगी यहाँ की वैल्यूज़ को ब्लॉक रोटर टेस्ट की। अब ब्लॉक रोटर टेस्ट में भी बेटा ये शॉर्ट सर्किट जैसा, ब्लॉक रोटर टेस्ट में क्या हो जाएगा, ये BL हो जाएगा, ये BL हो जाएगा, ये निगलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर ये कैसा बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा। समझा चुकी हूँ ब्लॉक रोटर टेस्ट में ये किसके जैसा बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा। तो ब्लॉक रोटर टेस्ट की केस में मेरा सर्किट ये वाला होगा, पर ये मैं इवैल्यूएट कर रही हूँ 15 हर्ट्ज़ पर, ये पूरा मैं इवैल्यूएट कर रही हूँ 15 हर्ट्ज़ पर बाद में जब मैं नो लोड टेस्ट की रीडिंग्स, इवैल्यूएशंस, ब्लॉक रोटर टेस्ट की इवैल्यूएशंस, दोनों को मुझे 60 हर्ट्ज़ पर लेना पड़ेगा, तब जाके मैं एक इक्विवेलेंट सर्किट 16 हर्ट्ज़ पर इंडक्शन मोटर का दे पाऊंगी। तो अभी चलिए 15 हर्ट्ज़ पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ZBL डैश 15 हर्ट्ज़ पर VBL अपॉन IBL हो जाएगा। VBL की वैल्यू 26.5 डिवाइडेड बाय √3 होगी, क्योंकि ये मुझे पर फेज़ की चाहिए, डिवाइडेड बाय पर फेज़ करंट, तो 0.825 ओम्स पर फेज़ हो गया। ब्लॉक रोटर टेस्ट की केस में इक्विवेलेंट इम्पीडेंस इस सर्किट का वो हो जाएगा ZBL डैश इज इक्वल टू RBL डैश प्लस JXBL डैश। ऐसा ये है पूरा, ये इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ZBL डैश है जिसका रियल पार्ट RBL डैश है और XBL डैश इसका रिएक्टिव पार्ट है। रियल पार्ट वैसे ही निकालेंगे PBL जैसा ये तरीका था, PBL डिवाइडेड बाय 3 IBL स्क्वायर से, तो 675 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 18.57, ये जो आपको ब्लॉक रोटर टेस्ट की मीटर रीडिंग्स मिली है इन्हीं से हम फाइंड आउट कर रहे थे, 0.654 ओम्स आ जाएंगी। XBL डैश कैसे करूँगी, ZBL डैश स्क्वायर माइनस RBL डैश स्क्वायर करेंगे तो हमें XBL डैश मिल जाएगा। अब ये मुझे मिला है 15 हर्ट्ज़ पर। मुझे इक्विवेलेंट सर्किट अगर एक बनाना है 3 फेज इंडक्शन मोटर का तो पूरा का पूरा मुझे 60 हर्ट्ज़ पर चाहिए, तो मैं XBL डैश को 60 हर्ट्ज़ पर ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ। तो ये 60 डिवाइडेड बाय 15 करके इंटू 0.503 ऐसे करके मेरी वैल्यू ये 0.503 15 हर्ट्ज़ वाली है और ये वाला हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 15 60 हर्ट्ज़ वाला। इसको कैसे इवैल्यूएट करते हैं मैं बोर्ड रब करके समझा देती हूँ कि ये कैसे आया। XBL डैश 60 का मतलब होता है ओमेगा इंटू एल। ओमेगा की वैल्यू 2πf मतलब 2π 60 रखूंगी, LBL मतलब इंडक्टेंस रखूंगी, तो ये पूरी क्वांटिटी XBL 60 डैश आ गई। अब LBL की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ XBL डैश 60 डिवाइडेड बाय 2π 60 करके, 2π इंटू 60 करके। अब XBL 15 कैसा होगा, XBL डैश 15 कैसा होगा, तो वो ऐसा होगा 2π इंटू 15 मतलब ये ओमेगा हो गया इंटू LBL। अब इंडक्टेंस तो नहीं बदलता बेटा, वो कॉन्स्टेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बदलने से रिएक्टेंस चेंज होता है, तो फ्रीक्वेंसी ये चेंज हो रही। तो अब मैं यहाँ पर LBL की वैल्यू को सब्सटीट्यूट दूंगी इतना, तो 2π 15 ये हो गया और LBL की वैल्यू XBL डैश 60 डिवाइडेड बाय 2π 60 मतलब 2π कैंसिल हो गया। तो ये पूरी जो 15 इंटू XBL डैश 60 अपॉन 60 आया, तो मुझे चाहिए XBL डैश 60, तो मैंने जम्बलिंग की तो XBL डैश 15 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 15 इंटू XBL डैश 15 ऐसा आ गया और ये क्वांटिटी हमारे पास पहले से 0.503 जो मैंने यहाँ पर इवैल्यूएट की थी। अब इसका मतलब XBL डैश 60 कैसे आया इन टर्म्स ऑफ XBL डैश 15, तो इस तरीके से ये उसकी प्रोसीजर है। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो वो वैल्यू मुझे मिली 201 ओम्स पर फेज इतनी मिली। अब C कैटेगरी की मोटर है तो X1 जो होता है XBL एट 60 हर्ट्ज़ का 30% X1 है और उसका 70% जो होता है वो X2 होता है। तो X1 और X2 हमने इसका 30% मतलब 0.3 इंटू 2.01 किया तो मुझे X1 मिल गया और 0.7 इंटू 2.01 किया तो मुझे X2 मिल गया। तो अब ये क्वांटिटीज़ X1 X2 की क्वांटिटीज़, RNL RO की क्वांटिटी, R1 की क्वांटिटी,
ये सारी चीज़ें मुझे मिल गई है 60 हर्ट्ज पर। अब मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ एक्स नॉट, मतलब नो लोड कंडीशन में मुझे शंट ब्रांच का रिएक्टेंस पता करना है और रेजिस्टेंस R2 पता करना है। ये सारी चीज़ें मैं पता करना चाहती हूँ। मतलब मुझे X1 मिल गया है, X2 मिल चुका है, X नॉट मिलेगा। अभी X1 मिल गया तो X नॉट मिल जाएगा, R1 मिल गया है। मुझे अभी निकालना बाकी है R2 सिर्फ। तो पहले मैं एक्स नॉट निकाल लेती हूँ। तो मैंने एक्स नॉट की वैल्यू बताई थी, एक्स एन एल माइनस x1 होती है, और x1 की वैल्यू अभी अभी अपन ने 0.603 निकाली है। तो मैं एक्स एन एल की वैल्यू 21.8 से 0.6 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मुझे 21.2 ओम्स ये एक्स नॉट की वैल्यू मिल जाएगी शंट ब्रांच के रिएक्टेंस की। और शंट ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है उसको वो आर एन एल के बराबर ही होता है अप्रोक्सीमेटली, वो मैंने नो लोड टेस्ट के दौरान समझाया था। अब ये क्वांटिटी आर भी मैंने आपको बताई थी, आर बी एल माइनस R1 होता है। ये पूरा इवैल्यूएशन मैंने ब्लॉक रोटर टेस्ट के टाइम पे ये कैलकुलेशन कंसिडर किया था, समझाया था। तो R इज इक्वल टू आर बी एल माइनस R1 होता है। आर बी एल की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड आउट की थी 0.654, और R1 की वैल्यू हमने मेजर कर ली है 0.262, जो हमको क्वेश्चन में ही गिवन में है, तो वो कर लिया। तो इससे हमें 0.392 जो है वो R की वैल्यू मिली। तो R2 की वैल्यू R इंटू X22 डिवाइडेड बाई एक्स नॉट होल स्क्वायर, ये सब मैंने डिराइव किया हुआ है ब्लॉक रोटर टेस्ट की केस में। तो X22 एक्चुअली तब समझाया था मैंने, एक्स नॉट प्लस X2 होता है, तो एक्स नॉट भी हमारे पास है, X2 भी हमारे पास है। तो टोटल X22 की वैल्यू 22.607 है। और इसको समझाने के लिए मैंने कहा था आप मेरा लीकेज रिएक्टेंस वाला इक्विवेलेंट सर्किट वाला पार्ट ट्रांसफार्मर का, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का ज़रूर देखिएगा। और R2 अब मैं वापस फाइंड आउट करना चाहती हूँ। तो RBL माइनस R1 की वैल्यू जो है वो 0.392 है, और X22 की वैल्यू 22.607 है, और X0 की वैल्यू 21.2 है। तो ये 0.445 है। तो इस तरीके से हमें फाइंड करना था सारे पैरामीटर्स, फाइंड ऑल पैरामीटर्स ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट, ऐसा आप भी बोल सकते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट के सारे पैरामीटर्स फाइंड आउट करने थे। तो हमने फाइंड कर लिया R1 हमने डीसी रेजिस्टेंस मेजरमेंट से, X1 X2 हमने ब्लॉक रोटर टेस्ट से, X0 नो लोड टेस्ट से भी और ब्लॉक रोटर टेस्ट से भी। इस तरीके से सारे पैरामीटर्स हमने इक्विवेलेंट सर्किट के फाइंड आउट कर लिए। थोड़ा सा इधर से उधर दौड़ लगा के हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, समझना पड़ता है, पर आप मेरा नो लोड टेस्ट और ब्लॉक रोटर टेस्ट के वीडियोस को देखिएगा, उसके बाद ये सम सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो उम्मीद है आपको मेरा डिस्कशन पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए। थैंक यू।